फिल्म की शुरुआत में हम एक जंगल का सीन देखते हैं जहाँ पर एक बूढ़ी औरत काफी ज्यादा डरी सहमी हालत के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही लफ्ज बार बार बोले जा रही थी। उस वर्ड का मतलब होता है पिंजरा, यानी किसी भी तरह का केज। उसके हाथ पर एक टाई क्लम्प लगा हुआ होता है। वो तुरंत ही उस टाई क्लम्प को एक नुकीले पत्थर पर घिसना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वो क्लम्प टूट गया। लेकिन तभी उसे अपने पीछे से किसी खौफनाक जानवर की आवाज आने लगी, जिसे सुनकर वो बहुत ज्यादा दहशत में आ गई और वहाँ से तुरंत ही भागना स्टार्ट कर देती है। अगले ही पल वो औरत काफी जोर से चिल्लाई और वो सीन कट हो गया। फिर हम देखते हैं मैगी नाम की एक औरत को जो अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। वो औरत एनिमल्स की डॉक्टर थी। वो दोनों काफी ज्यादा प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं। इतने में मैगी ऑर्लो से कहती है, मैं जरा नीचे जा रही हूँ, इसलिए बेटा अपना ध्यान रखना। इतना कहकर मैगी रूम से बाहर आ जाती है और वो तुरंत ही अपनी बड़ी बेटी मैरिल के पास उसे चेक करने के लिए आ जाती है। उसने देखा कि मैरिल अपनी पढ़ाई कर रही है, इसलिए मैगी अब वहाँ से नीचे आ जाती है। नीचे आने पर हम देखते हैं मैगी की सासू माँ को, जिनका नाम होता है एलन। मैगी उनको देखकर ज्यादा खुश नजर नहीं आ रही थी और वो तुरंत ही घर से बाहर अपने पति को ढूंढने के लिए आ जाती है। वो जैसे जरा बाहर आई तो सामने से ही उसका पति, जिसका नाम होता है जेम्स, वो मैगी को कहता है, मुझे आज फार्म के अंदर काफी ज्यादा काम है, इसलिए तुम अपने कामों को जल्दी से निपटा लो और फिर आके फार्म के अंदर मेरी मदद करना। दोस्तों, मैगी का पति जेम्स आर्मी के अंदर सार्जेंट था और मैगी ने अपना ही एक प्राइवेट क्लिनिक खोल रखा होता है। अब मैगी तुरंत ही अपने घोड़ों को चारा डालने के लिए आ जाती है, लेकिन उसने देखा कि उनके घोड़े पता नहीं किसी चीज से डर कर काफी हड़बड़ी में आ गए थे। मैगी तुरंत ही उनके पास आई और उनको शांत करती है। मैगी ने देखा कि यहाँ पर तो कुछ भी मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे आज पहली बार उसने घोड़ों को बिना किसी चीज की वजह से ही इतना ज्यादा डरते हुए देखा था। इसलिए मैगी जेम्स को बुलाने के लिए तुरंत ही अपने घर चली जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं ऑर्लो को, जो तुरंत ही मैगी के घर जाने के बाद बिना किसी को बताए ही जंगल की तरफ चला जाता है, क्योंकि ऑर्लो को जंगल एक्सप्लोर करने का काफी ज्यादा शौक था। वो आहिस्ता आहिस्ता करके जंगल के काफी अंदर तक चला जाता है। लेकिन दोस्तों, ऑर्लो को नहीं पता था कि उसके सर पे एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। या दूसरी तरफ हम देखते हैं रात का सीन, जहाँ पर मैगी अपनी सासू माँ से कहती है, आप जेम्स को समझाती क्यों नहीं है? जेम्स को आर्मी वाले अफगानिस्तान भेजने वाले, लेकिन अगर जेम्स चाहे तो वो रिजाइन कर सकता है। अफगानिस्तान में जेम्स की जान को पल पल खतरा रहेगा। अगर वो रिजाइन करके यहाँ पे आ गया तो कम से कम वो हमारे बीच तो रह पाएगा ना। लेकिन एलन कहती है, देखो बेटा, जेम्स बचपन से ही जिद्दी था, इसलिए वो मेरी तो बिल्कुल भी नहीं सुनने वाला। यहाँ हमें पता चला कि जेम्स और मैगी का रिश्ता कुछ ज्यादा खास नहीं है। फिर मैगी तुरंत ही ऊपर अपनी बेटी मैरिल के पास आ गई और उसे कहती है कि चलो बेटा, काफी पढ़ाई हो गई और अब नीचे आके खाना खा लो। इतना कहकर वो तुरंत ही ओर्लो के पास चली गई, लेकिन उसने देखा कि ओर्लो उसे पूरे घर के अंदर कहीं भी नहीं मिल रहा था। ये देखकर मैगी तुरंत ही जेम्स के पास आ जाती है और उसको सब कुछ बता देती है। उसने कहा, मुझे ओर्लो कहीं पे भी नहीं मिल रहा। लेकिन जेम्स मुस्कुरा के कहता है, वो एक सोल्जर का बेटा है, उसे कुछ नहीं होगा। मैगी ने कहा, ये मजाक की बात नहीं है, जाओ और उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। उनकी बातचीत चल ही रही थी कि इतने में उन्हें दूर से किसी कार की हॉकिंग की आवाज आने लगी। वो जैसे ही बाहर आए तो उन्होंने देखा कि उनके काफी करीबी दोस्त रूबिन और वेलेरी आए होते हैं। वो अपने साथ अपना घायल घोड़ा भी लाए थे। वो तुरंत ही कार से बाहर आए और मैगी को कहते हैं, ठीक आधे घंटे पहले हमारे घोड़े ने पता नहीं किस चीज को देखकर यहाँ वहाँ भागना शुरू कर दिया। वो इतना ज्यादा डरा हुआ था कि किसी के भी काबू में नहीं आ रहा था और तो और हमारे घोड़े ने अपने सर को दीवार के अंदर पीटना शुरू कर दिया, जिससे उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। प्लीज मैगी, हमारी मदद करो। या मैगी तुरंत ही रूबिन और वेलेरिया के बेटे निकोलस को कहती है, तुम प्लीज अंदर चले जाओ। और फिर रूबिन उस घोड़े को बाहर निकालता है, जिसे देखकर मैगी हक्की बक्की रह गई, क्योंकि उसने अपनी पूरी करियर के अंदर ऐसा केस आज तक नहीं देखा था जिसमें घोड़ा अपने ही सर को दीवार में पीटना शुरू कर दे। यहाँ अंदर हम देखते हैं जेम्स, वेलेरिया, एलन, निकोलस और जेम्स की बेटी मैरिल को, जो एक जगह बैठे काफी ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने भी अपनी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा था। फिर जेम्स तुरंत ही वेलेरी को कहता है, क्या तुम ऑर्लो को ढूंढने में मेरी मदद करोगी? जिस पर वेलेरिया तुरंत ही उठकर जेम्स के साथ ऑर्लो को ढूंढने चली जाती है। यहाँ पीछे हम देखते हैं निकोलस और एलन को, जहाँ पर एलन निकोलस से कहती है, बेटा फिक्र मत करो, मैगी एक काफी काबिल डॉक्टर है और वो तुम्हारे घोड़े को बचा लेगी। इसके तुरंत बाद हम देखते हैं मैगी को, जो अब अपने क्लिनिक के अंदर उस घोड़े का इलाज करने वाली थी। दोस्तों, वो घोड़ा काफी ज्यादा दर्द में चिल्ला रहा होता है। मैगी एक एक करके घोड़े के सभी घावों को स्टेरिलाइज करना स्टार्ट कर देती है। उन्होंने काफी मुश्किल के साथ तकरीबन हर एक घाव को धो डाला और उस पे इन्फेक्शन ना हो, इस चीज का उन्होंने खास ख्याल रखा। लेकिन उन पे बम तो तब फूटता है जब उन्होंने देखा कि घोड़े के गले के अंदर लकड़ी का काफी मजबूत और नुकीला टुकड़ा फंसा हुआ है। ये देखकर रोबिन और मैगी चौंक जाते हैं, क्योंकि अब इसे निकाले बिना वो घोड़े को नहीं बचा सकते। या दूसरी तरफ हम देखते हैं वेलेरिया और जेम्स को, जिनके पीछे पीछे मैरिल भी आ गई। लेकिन जेम्स उससे कहता है, तुम जंगल की दूसरी साइड पे निकोलस
निकोलस को साथ लो और ओर्लो को ढूंढने जाओ। मैं और वैलेरिया हमारे घर की पीछे वाली साइड पर तलाश करते हैं। अपने फोन्स अपने पास रखो, अगर ओर्लो मिलेगा तो तुरंत ही हमें कांटेक्ट कर देना। दोस्तों यहाँ हमें पता चलता है कि जेम्स और वैलेरिया के बीच कुछ ना कुछ चल रहा है और शायद इन दोनों के बारे में मैगी को पता चल चुके हैं, जिस वजह से मैगी और जेम्स का रिलेशन कुछ खास नहीं है। इसके तुरंत बाद ही हम देखते हैं ओर्लो को, जो बेचारा अब जंगल में भटक चुका था। ओर्लो इधर उधर घूम रहा होता है इस उम्मीद में कि शायद उसे अपने घर जाने का रास्ता मिल जाए, लेकिन इसका कोई फायदा ना हुआ। इतने में हमने देखा कि ओर्लो के सामने वही औरत आई है जिस औरत को हमने फिल्म की शुरुआत में एक ही वर्ड चिल्लाते हुए देखा था। वो औरत ओर्लो को देखते ही फिर से वो वर्ड बोलना शुरू कर देती है। वो लगातार पिंजरा ही कही जा रही थी। ओर्लो ये देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगा। वो औरत भी ओर्लो का पीछा करने लगी, लेकिन ये सीन भी यहाँ कट हो गया। इधर दूसरी तरफ हमने देखा मैरिल और निकोलस को, जो ओर्लो को ढूंढते ढूंढते काफी ज्यादा जंगल के अंदर आ जाते हैं। यहाँ हमें पता चला कि निकोलस मैरिल को पसंद करता है, लेकिन वो मैरिल को कहने से डरता था। वो बार बार मैरिल को इम्प्रेस करने के लिए कुछ न कुछ कहते ही चला जाता। पहले तो मैरिल ने इग्नोर किया, लेकिन बाद में मैरिल कहती है, क्या तुम प्लीज ओर्लो को ढूंढने पे फोकस कर सकते हो, ये सारी बातें बाद में करना। इतना कहते ही वो तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। या वापस घर के अंदर हम देखते हैं रूबिन और मैगी को, जो बड़ी सावधानी के साथ घोड़े में से वो नुकीला लकड़ी का पीस निकाल रहे थे, लेकिन वो घोड़ा काफी ज्यादा दर्द में होता है, जिस वजह से रूबिन बहुत ज्यादा परेशान हो गया। मैगी कहती है, फिक्र मत करो, बस थोड़ा सा ही और है। मैगी ने जैसे ही वो टुकड़ा निकाला तो तुरंत ही उस घोड़े का दर्द कम हो जाता है, जिसे देखकर रूबिन और मैगी काफी खुश हुए। मैगी कहती है, उम्मीद है कि ये 15 से 20 दिनों के अंदर ठीक हो जाएगा। इसके तुरंत बाद हम देखते हैं जेम्स और वैलेरिया को, जहाँ पे वैलेरिया उससे कहती है, क्या तुमने मैगी से कुछ कहा, जिस पर जेम्स कहता है, कुछ कहने से तुम्हारा क्या मतलब है। वैलेरिया ने कहा, देखो जेम्स, मैं रूबिन को सब कुछ सच सच बताने वाली हूँ। जेम्स कहता है, तुम पागल हो गई हो क्या? अगर मैगी को या रूबिन को हमारे रिश्ते के बारे में पता चला तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। तुम्हारा भी बच्चा है और मेरे भी 2 बच्चे हैं, इसलिए हम ऐसा जोखिम नहीं उठा सकते। जिस पर वैलेरिया कहती है, हम सबको धोखा भी तो नहीं दे सकते ना। जेम्स कहता है, देखो वैलेरिया, रूबिन मेरा बचपन का दोस्त है, अगर उसे हमारे बारे में पता चला तो वो बेचारा मेरे बारे में क्या सोचेगा। वैलेरिया कहती है, मैगी मेरी भी बहुत अच्छी दोस्त है, इसलिए प्रॉब्लम हम दोनों पर है। उनकी बातचीत चल ही रही थी कि इतने में हमने देखा मैरिल और निकोलस को, जो तुरंत ही डर के मारे भागते हुए जेम्स और वैलेरिया के पास आकर कहते हैं, जल्दी से घर की तरफ निकलिए, या जंगल में बहुत ज्यादा खतरा है। जेम्स ने कहा, खतरे से तुम्हारा क्या मतलब है? जिस पर वो दोनों इतने हड़बड़ाए हुए थे कि वो जेम्स को कुछ भी सही तरह बता ना पाए, और फिर वो चारों तुरंत ही अपने घर की तरफ बढ़ने लगे। या दूसरी तरफ हमने देखा उसी औरत को, जिसने अब फाइनली ओर्लो को पकड़ लिया है। वो ओर्लो के पास आई और ओर्लो को लगातार घूरना स्टार्ट कर देती है। ओर्लो ने जैसे ही आंखें खोली तो हमने देखा कि उस औरत की आंखों में से एक रोशनी गुजरी, और वो रोशनी ओर्लो की आंखों में भी चली जाती है। इसके बाद वो सीन कट हुआ और हम देखते हैं तुरंत ही जेम्स, वैलेरिया, मैरिल और निकोलस को, जो अब अपने घर आ चुके थे। जेम्स तुरंत ही अपनी गन को लेकर जंगल के अंदर जाने लगा, लेकिन इतने में ही वहाँ पर उनका एक और दोस्त डोनाल्ड आ जाता है। डोनाल्ड और उसकी बीवी एलिस मैगी के पास अपने डॉग के लिए आए थे, क्योंकि उनकी डॉग की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। डोनाल्ड कहता है, मैगी तुरंत ही हमारे कुत्ते का इलाज करो, पता नहीं इसे क्या हो गया है, ये पिछले 1 घंटे से यहाँ वहाँ घूमे जा रहा है, और तो और ये अपने सर को दीवारों के अंदर भी पटक रहा है। हमने तुरंत इसे पकड़ा और तुम्हारे पास ले आए। जिस पर अब जेम्स कहता है, देखो यार डोनाल्ड, तुम्हारे कुत्ते का इलाज फिर भी हो जाएगा, लेकिन अभी काफी ज्यादा मुश्किल आन पड़ी है। मेरा बेटा ओर्लो कहीं खो गया, इसलिए मेरी मदद करो और आओ जंगल में हम ओर्लो को ढूंढते हैं। ये सुनते ही डोनाल्ड ने भी अपनी गन निकाल ली और ओर्लो को ढूंढने के लिए जंगल में जाने लगे। लेकिन तभी हम देखते हैं ओर्लो को, जो आहिस्ता आहिस्ता करके उन्हीं की तरफ बढ़ता चला जाता है। मैगी ने तुरंत ही ओर्लो को देखा और उसको गले से लगा लिया। मैगी देखती है कि ओर्लो को जरा छोटी सी चोटें आई हैं। मैगी ने पूछा, बेटा ओर्लो, आखिर तुम्हारा ये हाल किसने किया? जिस पर ओर्लो भी अब सिर्फ एक ही वर्ड बोले जा रहा था, और वो था केज। जी हाँ, वही वर्ड जो वो बूढ़ी औरत फिल्म की शुरुआत में बोल रही थी, मानो जैसे उसने अपना कोई वायरस या अपना जादू ओर्लो के अंदर डाल दिया हो। ये सुनते ही मैगी और वहाँ पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा दहशत में आ गए। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ओर्लो के साथ ऐसा किया तो किया किसने। या दूसरी तरफ हम जंगल का सीन देखते हैं, जिसमें वही औरत अब एक पेड़ के साथ लगकर काफी ज्यादा डर रही थी, क्योंकि उसके सामने एक खौफनाक भेड़िया खड़ा होता है। वो भेड़िया पलक झपकते ही उस औरत को मार डालता है। इसके तुरंत बाद ही हमने देखा एक कार को, जो उनके टाउन के करीब आके रुकती है। उस कार में से एक अजीब तरह का आदमी बाहर आया। उस आदमी ने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। वो आदमी उस टाउन पर ब्लू पेंट से लाइन लगा रहा होता है। दोस्तों, हमने देखा कि वो कोई लाइन नहीं बल्कि एक सर्कल था, जो उसने पूरे टाउन के अंदर बना रखा था। उसने जैसे ही सर्कल को पूरा किया तो उस सर्कल के अंदर जितने भी घर थे, उनकी लाइट्स फ्लिकर करना स्टार्ट कर देती है। ये देखकर बाकी सब लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। अब चूंकि ओर्लो की हालत काफी खराब थी, तो सभी लोग वहाँ पर एम्बुलेंस को कॉल करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे अब वहाँ पर कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा होता। और तो और जेम्स और
रूबिन ने जैसे ही अपनी कार्स को स्टार्ट करना शुरू किया तब वो भी काम नहीं कर रही होती। इतना कम नहीं था कि तुरंत ही वहाँ पर लाइट भी चली जाती है। इसलिए डर के मारे सब लोग अब अंदर घर के अंदर आ गए। बाहर हम देखते हैं डोनाल्ड, रूबिन और जेम्स को, जो ये देखने के लिए जंगल के अंदर गए कि आखिर हो क्या रहा है। डोनाल्ड कहता है मैं तुम दोनों से अलग जाऊंगा और हो सके तुम दोनों भी अलग अलग रहना। मुझे नहीं लगता कि जंगल में कुछ भी अजीब है, अगर हुआ भी तो हमारे पास गन्स हैं, हम उनसे निपट लेंगे। इसके अगले सीन में हम देखते हैं बाकी सभी घर वालों को जो अब ओर्लो के पास बैठे उससे सवाल जवाब कर रहे थे कि आखिर बेटा तुम्हारी हालत किसने खराब की। जिस पर ओर्लो पहले तो चुप था, लेकिन फिर अगले ही पल वो फिर से उसी वर्ड को चिल्लाना शुरू कर देता है और वहाँ से बाहर भागने लगा। निकोलस ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन निकोलस का सर दीवार में जा लगा। मैगी ने आके तुरंत ही ओर्लो को सहारा दिया और उसे चुप रहने का कहा। इतने में मैरिल ने देखा कि निकोलस के सर पे काफी ज्यादा चोट आई थी, इसीलिए मैगी ने कहा कि तुम जाओ और निकोलस के सर पर दवा लगा दो। अगले पल हम देखते हैं एलिस को, जो वेलरिया और एलन के पास खड़ी काफी ज्यादा घबराई हुई थी। वो कहती है ना तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, ना मोबाइल के सिग्नल्स, और तो और हमारी कार्स भी काम नहीं कर रही। आखिर ये हो क्या रहा है? जिस पर एलन उसे चुप करने का कहती है। एलन कहती है बेटा शांत रहो, जितना सोचोगी टेंशन उतनी ज्यादा बढ़ेगी। दोस्तों एलन माहौल को ठंडा रखने की कोशिश कर रही थी और उसकी ये तरकीब काम भी कर जाती है। वो तीनों वहाँ पर हंसी मजाक करना स्टार्ट कर देती है। दोस्तों उन्हें लग रहा था कि जैसे ये रात गुजरेगी तो सुबह होते ही वो सब लोग अपने अपने घरों के अंदर चले जाएंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यहाँ से निकलना अब इम्पॉसिबल सी बात है। और ऐसा क्यों, ये हमें आगे चल के पता चलेगा। अगले सीन में हम देखते हैं निकोलस और मैरिल को, जहाँ पे निकोलस मैरिल से कहता है तुम्हें ये अजीब नहीं लग रहा, अचानक से हमारी बिजली चली गई और ये सब कुछ जो जानवर हमारे साथ कर रहे हैं, और तो और जंगल के अंदर वो आवाजें, ऐसी आवाजें तो आज तक मैंने कभी नहीं सुनी। ये सुनते मैरिल कहती है तुम ज्यादा मत सोचो वरना तुम्हें और भी ज्यादा परेशानी होगी। दोस्तों यहाँ पे हमें पता चलता है कि मैरिल भी अब निकोलस को पसंद करती थी। निकोलस को भी ये अंदाजा हो जाता है। ये देखते ही निकोलस काफी ज्यादा खुश हुआ और फिर वो सीन कट हो जाता है। अब यहाँ हमने देखा जेम्स और रूबिन को, जो अपने घोड़ों को देख रहे होते हैं, क्योंकि कार्स तो उनकी काम की नहीं थी, इसलिए उन्हें घोड़ों पर ही सर्च करना होगा। लेकिन तभी जेम्स की नजर उसी कार पर जाती है जिस कार में से वो आदमी निकल कर वो सर्कल बना रहा होता है। वो आदमी जैसे ही कार के अंदर बैठ के वहाँ से जाने लगा तब पीछे से जेम्स उसे आवाज लगाता है। जेम्स कहता है हमारी मदद करो, क्योंकि दोस्तों उसकी कार बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में थी। ये सुनते ही वो आदमी तुरंत से बाहर आया और उनको रुक जाने का कहता है। जेम्स कहता है देखिए हम आपको तंग नहीं करना चाहते, लेकिन हमारी सभी की सभी कार्स खराब हो गई है, इसलिए क्या आप हमारी मदद कर सकते हो? जिस पर वो आदमी कुछ कहता तो नहीं, लेकिन उसने बोर्ड पर कुछ लिखा। जब जेम्स और रूबिन ने वो पढ़ा तो उन्होंने देखा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है कि इस लाइन को क्रॉस मत करना। ये सुनते रूबिन और जेम्स गुस्से में आ गए। वो कहते हैं देखो भाई अगर मदद करनी है तो करो, लेकिन ये बचकानी हरकतें बंद करो। इतना कहकर जेम्स और रूबिन उसके पास आने लगे, लेकिन उस आदमी ने तुरंत ही अपनी गन निकाली और उन पर एक फायर कर दिया, लेकिन लकीली वो बुलेट जेम्स को नहीं लगती। ये देखकर जेम्स और रूबिन दोनों डर जाते हैं। फिर तुरंत ही वो आदमी उनको चुप रहने का कहता है। वो आदमी कहता है देखो तुम दोनों यहाँ पे खड़े हो और तुम्हारे इर्द गिर्द एक बहुत बड़ा सर्कल बन चुका है, अगर तुम इस सर्कल से बाहर आओगे तो बड़ी बेरहमी से मारे जाओगे। ये सुनकर जेम्स और रूबिन को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो सोचते हैं शायद ये कोई साइको किलर होगा और हमारे साथ जो कुछ भी बुरा हो रहा है वो सब कुछ यही कर रहा होगा, लेकिन दोस्तों उन्हें नहीं पता था कि ये आदमी उनकी मदद ही कर रहा है। इतने में जेम्स और रूबिन देखते हैं कि डोनाल्ड एक खतरनाक भेड़िए से बचकर भाग रहा है। जी हाँ, ये वही भेड़िया था जिसने कुछ देर पहले जंगल के अंदर उस औरत को जान से मार दिया था। जेम्स और रूबिन डोनाल्ड की मदद को आगे बढ़े, लेकिन उस भेड़िए ने डोनाल्ड पर वार करके डोनाल्ड को नीचे गिरा लिया और उस पर हर तरफ से हमला करने लगा। लेकिन दोस्तों डोनाल्ड ने हिम्मत नहीं हारी और उसने उस भेड़िए को पकड़कर अपने से दूर फेंक दिया। दोस्तों आगे जो हुआ उसे देखकर रूबिन, डोनाल्ड और जेम्स तीनों दहशत में आ जाते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ने जैसे उस भेड़िए को अपने से दूर फेंका तो वो भेड़िया उस ब्लू लाइन को क्रॉस कर देता है जिस लाइन को उस आदमी ने बनाया होता है। उन तीनों ने देखा कि भेड़िया 5 सेकंड के अंदर अंदर ही गल सड़ के मारा गया। उसकी बॉडी में से सभी खून सूख जाता है और उसकी हड्डियां टूट जाती है। इतना कम नहीं था कि वो आदमी उनसे कहने लगा यहाँ पे किसी पर भी यकीन मत करना। रूबिन कहता है इससे तुम्हारा क्या मतलब है? यकीन करना तो ऐसे कह रहे हो कि जैसे तुम बहुत बड़े नेक इंसान हो। पहले अपना मास्क उतारो फिर बात करना। सबसे पहले तो हमें तुम पर ही यकीन नहीं है। लेकिन वो आदमी उनकी एक भी सुने बिना ही अपनी कार में बैठा और वहाँ से निकल गया। जेम्स, डोनाल्ड और रूबिन उस भेड़िए की मौत को देखकर काफी ज्यादा दहशत में आ जाते हैं, क्योंकि वो आदमी बिल्कुल सच कह रहा था। अगर इस ब्लू लाइन से बाहर जाओगे तो मारे जाओगे। यहाँ हम अंदर देखते हैं वेलरिया, एलिस और एलन को, जहाँ पे वेलरिया कहती है काफी देर हो चुकी है, हमें बाहर जाके चेक करना चाहिए। जिस पर एलिस ने कहा हमारा डॉगी अब शांत लग रहा है, इसलिए मैं इसे घुमाने के लिए बाहर ले जाती हूँ और उन्हें चेक भी कराऊंगी। दोस्तों ये एलिस की सबसे बड़ी गलती थी। वो जैसे ही अपने डॉग को घुमाने के लिए बाहर लाई तो उसका कुत्ता एलिस से फ्री होकर दूर जंगल की तरफ भाग गया। यहाँ रूबिन, जेम्स और डोनाल्ड भी एलिस को जंगल की तरफ जाता हुआ देख लेते हैं, इसलिए वो
तीनों तुरंत ही एलिस को बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ने लगे। एलिस जैसे ही उस ब्लू लाइन के करीब पहुंची तो उन तीनों ने आकर एलिस को रोक लिया। उन्होंने कहा अगर तुम इस लाइन को क्रॉस करोगी तो मारी जाओगी। लेकिन एलिस को अब काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि इतना सब कुछ जो हो चुका है इसके बाद अब उसे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। ऊपर से उसका डॉग भी जंगल की तरफ भाग चुका था। एलिस कहती है डोनाल्ड को कि अगर तुम्हें हमारे कुत्ते की परवाह नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तो उसके पीछे जाने दो। इतना कहकर उसने डोनाल्ड से अपना हाथ छुड़ाया और लाइन को क्रॉस कर लिया। डोनाल्ड ने भी उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे किया, जहां पर अब हम एक बहुत ही खौफनाक सीन देखते हैं जहां पर एलिस अब आहिस्ता आहिस्ता करके गल सड़ रही थी। उसकी पसलियां उसकी छाती को चीर के बाहर आ रही होती है और उसकी स्किन पिघल रही थी। दोस्तों डोनाल्ड का हाथ भी चूंकि लाइन से बाहर जा चुका था तो उसका हाथ भी गलना शुरू हो जाता है, जिससे डोनाल्ड को भी काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। मगर अब उसके सामने उसकी बीवी की इतनी खतरनाक मौत देखकर वो तीनों हक्के बक्के रह जाते हैं। दोस्तों उनके जानवर पागल हो रहे थे, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी और लोगों को पता नहीं किसी ने क्या कर दिया था, और तो और उन सब के सामने अब एलिस की दर्दनाक मौत हो चुकी थी। इस सब के चलते वो सभी लोग काफी ज्यादा टूट जाते हैं क्योंकि वो इस सर्कल से बाहर निकले तो निकले कैसे। इतना कम नहीं था कि वो मास्क वाला आदमी, उसे इतना सब कुछ कैसे पता कि सर्कल से बाहर निकलते ही मारा जाएगा। इस चीज के बारे में भी उन तीनों को नहीं पता होता। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि गवर्नमेंट उनकी मदद करने आएगी भी या नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट को तो पता तक नहीं है कि ये लोग मुसीबत में है। इतने खतरनाक हालातों के अंदर वो सरवाइव करेंगे तो करेंगे कैसे, ये सब कुछ हमें अगले पार्ट में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक्स फॉर योर टाइम दोस्तों।